ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जो दुनिया की किसी भी जेल से जब चाहे भाग सकता है, पर इस कैदी ने जो किया शायद रहती दुनिया तक कोई ऐसा न कर पाए। कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड एज होम यानी वृद्ध आश्रम से, जहां एक बूढ़ा आदमी पॉल एजकॉम्ब रहता है। वहां के नियम बहुत सख्त हैं और किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। पर पॉल सुबह सवेरे अपनी जगह से उठता है और अक्सर बिना किसी को बताए चुपके से मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पॉल रास्ते पर चलता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर बने पुराने घर के पास पहुंचता है और वहां रुककर उसकी कांच की खिड़की से अंदर झांकने लगता है। पॉल की आंखें अंदर किसी चीज पर टिक जाती हैं और कुछ देर बाद वह मुड़कर वापस ओल्ड एज होम की तरफ चल देता है। इमारत के अंदर पहुंचने पर पॉल देखता है कि हॉल में बाकी सभी लोग कुर्सियों पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर चल रहे एक दृश्य को देखते ही पॉल के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और पॉल रोने लग जाता है। उसकी दोस्त एलन उसे रोता हुआ देखती है। एलन अपनी कुर्सी से उठती है और पॉल का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाती है। वे दोनों एक खिड़की के पास रखी खाली टेबल के पास पहुंचते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। एलन पॉल के चेहरे की तरफ देखती है और समझ जाती है कि टीवी के उस वीडियो ने पॉल के दिमाग में पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। एलन सीधे पॉल से सवाल करती है, तुम्हें क्या हुआ? पॉल एक लंबी सांस लेता है और अपनी पुरानी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। पॉल बताता है, महामंदी के दौर में मैं एक जेल के अंदर गार्ड की नौकरी करता था। मेरी मुख्य जिम्मेदारी उन सभी कैदियों की देखभाल करना था जिन्हें कोर्ट से मौत की सजा मिली हुई होती थी। उस जेल के फर्श पर हर तरफ हरी रंग की टाइलें बिछी हुई थी और इसी हरे रंग की वजह से उस जगह को ग्रीन माइल कहा जाता था। कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां हमें कोल्ड माउंटेन जेल का मैदान दिखाई देता है और वहां बहुत सारे कैदी अपना काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त जेल के मुख्य दरवाजे से एक बड़ा ट्रक अंदर आता है और उस ट्रक के अंदर मौत की सजा पाया हुआ एक नया कैदी मौजूद होता है। तभी दृश्य बदलता है और 44 साल का पॉल दर्द से कराहता हुआ दिखाई देता है। यही बूढ़ा जो अपनी बात इस औरत को सुना रहा है। पॉल को यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है, यानी हर बार पेशाब करने में बहुत दर्द, और वह इस वक्त टॉयलेट के अंदर खड़ा होता है। ब्रूट्स नाम का एक गार्ड दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है और पॉल को बताता है नया कैदी पहुंच गया है। पॉल टॉयलेट से बाहर आता है और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर कैदी को अंदर लाने की तैयारियां शुरू कर देता है। वह नया कैदी ट्रक के पिछले हिस्से से नीचे कदम रखता है। पर्सी नाम का एक घमंडी और क्रूर गार्ड अपनी जगह से आगे बढ़ता है और कैदी के साथ चलते हुए जोर से चिल्लाता है, एक नया मरने वाला बंदा आ रहा है, जल्द की ये मारा जाएगा। पर्सी की यह बात सुनकर वहां मौजूद बाकी गार्ड उसकी तरफ घूरते हैं और उन सभी के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। नया कैदी ब्लॉक के अंदर दाखिल होता है और उसे देखते ही डेल और बिटरबक नाम के कैदी अपनी कोठरियों में चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कैदी का शरीर बहुत ज्यादा विशाल होता है। पर पॉल को उस कैदी के चेहरे को ध्यान से देखता है और उसे उस इंसान के चेहरे पर एक मासूमियत नजर आती है। पर्सी कैदी को जोर से डंडा मारता है और उसे कोठरी के अंदर जाने का आदेश देता है। पॉल तुरंत आगे बढ़ता है। वह पर्सी को रोकता है और उसे वहां से जाने का ऑर्डर देता है और बाकी गार्ड्स के काम में मदद करने का निर्देश देता है कि तभी एक कैदी डेल के मुंह से जोर की हंसी निकल जाती है। पर्सी यह हंसी सुनकर अपना आपा खो बैठता है। वह डेल के पास जाता है और डेल के हाथ पर डंडे से एक जोरदार हमला करता है। इस प्रहार के कारण डेल की उंगलियां टूट जाती हैं। पॉल पर्सी को जोर से डांटता है और उसे तुरंत उस ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। पॉल नए कैदी की फाइल खोलता है और पढ़ता है। पॉल कहता है, क्या तुम्हारा नाम जॉन कॉफी है? कैदी कहता है, हाँ, मेरा नाम पीने वाली कॉफी पर स्पेलिंग थोड़े अलग है। पॉल जॉन का बाकी गार्ड्स के साथ परिचय करवाता है। जॉन पॉल से कहता है, मेरे कमरे की लाइट बंद मत करना क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल उसे जवाब देता है, इस गलियारे की लाइट हमेशा जलती रहती है। पॉल कोठरी से बाहर आता है और लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है। जॉन काफी मायूस होकर कहता है, मैं ये रोक नहीं सका, रोकने की कोशिश की थी पर देर हो चुकी थी। गार्ड अपने ऑफिस में वापस आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि यह नया कैदी दिमागी रूप से कमजोर लगता है और इसे बहुत जल्द फांसी दी जाएगी। हैरी नाम का गार्ड अपनी बात रखता है, यह इंसान जैसा भी हो, इसने जो भी अपराध किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। हैरी अपने हाथ से जॉन की फाइल पॉल की तरफ बढ़ाता है और पॉल उसे पकड़कर पढ़ने लगता है। फाइल के पन्नों में लिखा होता है कि लुइसियाना के एक गांव में एक परिवार बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा था, क्योंकि उनके घर की 2 बेटियां अचानक कहीं गायब हो गई थीं। गांव के बहुत सारे पड़ोसी और कई पुलिस वाले मिलकर उन दोनों लड़कियों को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। खोजबीन के दौरान लड़कियों के पिता की नजर जमीन पर पड़ती है और वहां उसे खून से सनी हुई एक गुड़िया मिलती है। अचानक उन सभी लोगों के कानों में एक आदमी की तेज और दर्द भरी चीख गूंजती है और वह आवाज जॉन काफी की होती है। लोग आवाज की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि जॉन वहां बैठकर रो रहा होता है। जॉन के दोनों हाथों में वह दोनों लड़कियां होती हैं और उनके शरीर
खून से पूरी तरह लथपथ होते हैं। भीड़ तेजी से दौड़कर जॉन के पास पहुंच जाती है। लड़कियों का पिता जॉन को देखते ही गुस्से से भर जाता है। वह जॉन पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जॉन रोते रोते वहां खड़े पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है, मैं ये रोक नहीं सका, रोकने की कोशिश की थी पर देर हो चुकी थी। तभी एक पुलिस वाला अपनी गन बाहर निकालता है और उसे जॉन की गर्दन पर टिका देता है। वह पुलिस वाला जॉन से कहता है, तुम्हें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पॉल जॉन काफी की फाइल का आखिरी पन्ना पढ़ रहा होता है कि तभी जेल का वार्डन हाल उसके पास आता है। वार्डन पॉल को जानकारी देता है, 20 मिनट पहले स्टेट कैपिटल से एक बहुत गुस्से भरा फोन आया था। हाल आगे बताता है, पर्सी कोई आम गार्ड नहीं है बल्कि वह गवर्नर की पत्नी का भतीजा है, वही पर्सी जिसने कैदी की उंगलियां तोड़ी थीं। पॉल सोच में पड़ जाता है और कहता है, अगर पर्सी के पास इतने अच्छे संपर्क मौजूद हैं तो वह अभी तक इस जेल में क्या कर रहा है? पर्सी तो कहीं भी बड़ी जगह नौकरी कर सकता है। पॉल अपनी परेशानी जाहिर करता है और हाल से कहता है, उस मतलबी और बेवकूफ पर्सी ने आज बेवजह डेल की उंगलियां तोड़ दी। पॉल हाल को यह भी साफ बता देता है, अगर पर्सी यही काम करता रहा तो वह दूसरे कैदियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। वार्डन हाल पॉल को धैर्य रखने की सलाह देता है और वार्डन पॉल को बताता है, पर्सी बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा क्योंकि उसने ब्रायर रिज मेंटल अस्पताल में एक ज्यादा वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है। पॉल अपनी शंका जताता है, मुझे लगता है पर्सी सिर्फ किसी कैदी को बिजली की कुर्सी पर तड़पते हुए देखना चाहता है। वार्डन हाल वहां से जाने से पहले पॉल से कहता है, पर्सी को बस एक मौका दे दो। पॉल अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी जेन को जेल में हुई सारी बातें बता देता है। वह जॉन कॉफी का भी जिक्र करता है। पॉल अपने यूरिन इन्फेक्शन के दर्द के बारे में शिकायत करता है। पॉल इस बात से बहुत उदास होता है कि बीमारी के कारण होने वाले दर्द की वजह से वह अपनी पत्नी से प्रेम भी नहीं कर पा रहा है। जेन उसकी हालत को समझती है और उसे दिलासा देती है। अगला दिन शुरू होता है और पॉल डीन के साथ मिलकर बिजली की कुर्सी को साफ कर रहा होता है जिस पर कैदियों को मौत की सजा दी जाती है। तभी उन्हें एक कोने से ब्रूट्स के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ब्रूट्स उन्हें अपने पास बुलाता है और एक छोटा सा चूहा दिखाता है जो सामने वाले स्टोर से अंदर से बाहर निकल कर आता है। वह चूहा बिना किसी डर के इंसानों के बीच आराम से घूम रहा होता है। ब्रूट्स उस चूहे के सामने खाने का एक टुकड़ा डालता है। चूहा एक बिस्किट का टुकड़ा अपने मुंह में दबाता है और वापस उसी स्टोर में भाग जाता है। पॉल को इस बात की फिक्र होती है कि यह चूहा जेल की दीवारों में छेद बना देगा और फाइलों को खा जाएगा। पॉल दूसरे गार्ड को आदेश देता है, मेरे साथ मिलकर उस चूहे को फौरन पकड़ो। वह स्टोर काफी समय से एक गोदाम की तरह बन चुका होता है। गार्ड कमरे के अंदर रखा सारा सामान बाहर निकाल कर रख देते हैं। वे पूरी जगह छान मारते हैं लेकिन वह चूहा किसी को नहीं मिलता। अगले दिन जालिम पर्सी शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा होता है और अचानक वह चूहा उसके ठीक पीछे फर्श पर दिखाई देता है। दो गार्ड चूहे को फिर से बिस्किट खाने को दे देते हैं पर पर्सी अपना डंडा पकड़कर मन ही मन चूहे को मारने की प्लानिंग कर लेता है। पर्सी चूहे पर हमला करता है पर चूहा बच जाता है। पर्सी चूहे को मारने के लिए आसपास रखी चीजें उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगता है। चूहा पर्सी के हमलों से बच जाता है और तेजी से भागकर वापस स्टोर रूम के अंदर छिप जाता है। पर्सी गुस्से में स्टोर का दरवाजा खोलता है और चूहे को ढूंढने के लिए कमरे का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लगता है। पॉल और ब्रूट्स वहां पहुंचते हैं और पर्सी की यह हरकत देखते हैं। ब्रूट्स कहने लगता है कि कल हमने भी कोशिश की थी पर पॉल उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि पर्सी इस तरह चूहे को नहीं ढूंढ पाएगा और अब फिर से इसको सारा सामान अंदर रखना पड़ेगा। पॉल पर्सी को शांत होने के लिए कहता है ताकि कैदियों को और ज्यादा परेशानी न हो। पर्सी पॉल की बात मानने से इनकार कर देता है जिस बात से पॉल का दोस्त ब्रूट्स उसे गले से पकड़ लेता है। पर्सी चुप नहीं होता और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके ब्रूट्स को नौकरी से निकलवाने की धमकी दे डालता है। ब्रूट्स ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और आगे बढ़कर पर्सी को फिर से दबा लेता है। पॉल तुरंत बीच में आता है और ब्रूट्स को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद पॉल पर्सी की तरफ देखता है और उसे चेतावनी देता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे संपर्क किन लोगों से हैं और अगर तुमने दोबारा धमकी दी तो मैं तुम्हें यही धरती में गाड़ दूंगा। अगला दिन आता है और पॉल अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कैदी बिटरबक को दी जाने वाली फांसी का अभ्यास शुरू करता है। जेल का एक चौकीदार जिसका नाम टुट टुट है, गार्ड्स उससे अभ्यास के लिए आगे आने को कहते हैं। रात का समय होता है और बिटरबक के सिर के ऊपर के बालों को मुंडवा दिया जाता है। बिटरबक अपनी फांसी को लेकर बहुत डरा हुआ होता है और अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करने लगता है। पॉल उसके पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद बिटरबक को फांसी वाले कमरे में ले जाकर बिजली की कुर्सी पर बैठाया जाता है। ब्रूट्स आगे बढ़ता है और बिटरबक के सिर पर एक गीला स्पंज रख देता है। इसका कारण ये होता है कि बिजली सीधे दिमाग तक पहुंचे और मौत जल्दी हो जाए। रात के ठीक 10 बजते ही ब्रूट्स अधिकारियों की तरफ देखता है और बिजली का लीवर खींचने का आदेश देता है। लीवर खींचते ही बिटरबक के शरीर में तेज करंट दौड़ता है। उसका शरीर जलने लगता है
और उसे अपने की सजा मिल जाती है। यह पूरी प्रक्रिया चल रही होती है और पर्सी एक छोटे से कमरे के अंदर से यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता है। मौत के बाद पर्सी बिटरबग के मृत शरीर के पास जाता है। पर्सी शरीर को देखकर मजाक उड़ाता है और कहता है, नर्क से मुझे एक कार्ड भेजना। इस घटना के बाद पॉल पर्सी के पास जाता है और उसे बताता है, मुझे ब्रायर रिज पागल खाने में तुम्हारे नौकरी के आवेदन के बारे में पता चल गया है। पर्सी इस बात को मान लेता है और पॉल के सामने एक वादा करता है। पर्सी कहता है, अगर मुझे एक बार कैदियों को फांसी देने का मुखिया बनने का मौका मिले तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही क्यों ना हो। पॉल अपने दिमाग में सोचता है, अगर पर्सी अगली सुबह अपना रवैया ठीक रखता है तो वह उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है। अगले दिन जब पॉल अपनी डेस्क पर बैठा होता है तभी उसे एक कैदी की तेज हंसी सुनाई देती है। पॉल अपनी जगह से उठता है और जाकर देखता है कि डेल उसी छोटे चूहे को अपना पालतू बना लेता है। डेल के चेहरे पर खुशी होती है और वह पॉल को बताता है, मैंने इसका नाम मिस्टर जिंगल्स रख दिया है। डेल उस चूहे को छोटे छोटे करतब भी सिखाता है। पर्सी भी वहाँ यह सब देखने के लिए आता है और इस बार उसका व्यवहार पहले से काफी बेहतर होता है। पर्सी डेल से कहता है, मैं दोपहर में इस चूहे के रहने के लिए एक सिगार का डिब्बा ढूंढ कर लाऊंगा। तभी वार्डन का बुलावा आता है और पॉल उसके पास पहुंचता है। वार्डन हाल पॉल को बताता है, कल हमारी जेल में एक नया कैदी आने वाला है जिसका नाम विलियम वार्टन है। वार्डन हाल आगे बताता है, विलियम को 3 लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा मिली है और उन लोगों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इसके बाद हाल पॉल को एक बुरी खबर देता है, मेरी पत्नी मेलिंडा के सिर में ट्यूमर है। हाल कहता है, ये ट्यूमर नींबू के आकार का है और डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता। हाल भारी मन से कहता है, मैं अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह जल्द ही मरने वाली है। अगली सुबह पॉल सोकर उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है। पॉल को इन्फेक्शन के कारण तेज दर्द होने लगता है। पॉल खुले में पेशाब करता है और दर्द के मारे वहीं जमीन पर लेट जाता है। अगले दिन पॉल अपनी पत्नी जेन के पास जाता है और बताता है, मेरा इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इसी दौरान नया कैदी विलियम वार्टन जेल पहुंचता है। हैरी, डीन और पर्सी कैदी वार्टन को खुद पागल खाने से गाड़ी में बिठाकर जेल में लेकर आते हैं। वार्टन पूरी तरह नशे में होता है। पॉल ग्रीन माइल के क्वार्टर में जॉन काफी के सेल के बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक जॉन काफी अपनी कोठरी के अंदर से बोलने लगता है, संभल कर, नए कैदी से बचकर रहना। पॉल पीछे मुड़कर काफी को देखने लगता है। दूसरी तरफ अंदर आ रहा वार्टन अचानक अपना हाथ चलाता है और पर्सी के चेहरे पर कोहनी मार देता है कि तभी वह अपनी हथकड़ी से डीन का गला घोंटने लगता है। पॉल डीन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर वार्टन पॉल की इन्फेक्शन वाली जगह यानी पेशाब वाली जगह पर लात मार देता है। पॉल दर्द में अपनी बंदूक निकालता है लेकिन डीन के सामने होने की वजह से पॉल गोली नहीं चला पाता। पॉल पास खड़े पर्सी को वार्टन पर हमला करने का आदेश देता है लेकिन पर्सी डर के मारे चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं कर पाता। अचानक ब्रूट्स वहां पहुंचता है। वो पर्सी का डंडा लेकर वार्टन के सिर पर जोरदार हमला करता है। वार्टन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पॉल वार्टन को कोठरी में बंद करता है और ब्रूट्स और पर्सी दोनों को घायल गार्ड्स को अस्पताल ले जाने का निर्देश देता है। वह वार्डन के लिए रिपोर्ट तैयार करने को भी कहता है। पॉल को अपने इन्फेक्शन पर हमले की वजह से असहनीय दर्द होने लगता है और वह फर्श पर बैठ जाता है। जॉन काफी पॉल को अपनी कोठरी के पास आने को बोलने लगता है। जॉन काफी अचानक अपने हाथ बाहर निकालता है और पॉल को पकड़ लेता है। जॉन काफी अपना हाथ पॉल के पेशाब वाली जगह पर रखकर उसे जोर से दबाने लगता है। कैदी डेल यह देखकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, कोई जल्दी पॉल को बचाओ, नहीं तो काफी पॉल का सामान तोड़ देगा। पर वहाँ कोई दूसरा गार्ड मौजूद नहीं होता। जॉन काफी की कोठरी की बत्तियां अचानक तेज रोशनी से चमक उठती हैं। इसके तुरंत बाद सब शांत हो जाता है और जॉन काफी पॉल को छोड़ देता है। जॉन काफी जोर से खांसता है और उसके मुंह से छोटे छोटे कीटाणुओं का एक झुंड बाहर निकालने लगता है। वे कीटाणु हवा में तैरते हैं और गायब हो जाते हैं। पॉल जॉन काफी से पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जॉन जवाब देता है, मैंने बस मदद की, और इतना बोलकर काफी अपने बेड पर पलटकर सो जाता है। पॉल उलझन में उठकर बाथरूम जाता है। उसका इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और उसे दर्द से राहत मिल जाती है। आज बहुत दिन बाद पॉल को खुलकर और बिना दर्द के पेशाब आता है। पॉल घर जाता है और पूरी रात से लेकर सुबह तक अपनी पत्नी के साथ प्रेम करता है क्योंकि पॉल जॉन काफी की शक्ति से 18 साल का जवान लड़का बन गया था। पॉल जेन को बताता है, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था बल्कि जॉन ने मेरा इन्फेक्शन ठीक कर दिया। पॉल जेल के ऑफिस में फोन करता है और कुछ दिन की छुट्टी ले लेता है क्योंकि पॉल जॉन काफी के पुराने वकील बर्ट हैमरस्मिथ से मिलने जाता है ताकि वह जॉन का एहसान चुका सके। पॉल बर्ट से मिलता है और जॉन को नया मुकदमा दिलाने में मदद मांगता है। पॉल बर्ट को बताता है कि जॉन निर्दोष है, वो किसी का मर्डर नहीं कर
सकता। हैमरस्मिथ पॉल को अपने पालतू कुत्ते की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उस कुत्ते ने बिना किसी कारण के अचानक एक दिन उसके बेटे पर हमला कर दिया था। हैमरस्मिथ का परिवार हमेशा यही सोचता था कि वह कुत्ता बहुत अच्छा है, पर जैसे बिना किसी कारण कुत्ते ने बच्चे की आंख खा ली थी, उसी तरह जॉन काफी ने भी बच्चियों को बिना किसी कारण से अचानक मार दिया। हैमरस्मिथ बताता है, मैंने कुत्ते को गोली मार दी थी। इसी तरह से काफी को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। हैमरस्मिथ पॉल की तरफ देखता है और कहता है, उस कुत्ते और जॉन में कोई फर्क नहीं है। अगले दिन पॉल धन्यवाद के रूप में जॉन के लिए कॉर्न ब्रेड लेकर आता है। पॉल बताता है कि यह ब्रेड उसकी पत्नी ने बनाया है। जॉन ब्रेड देखकर खुश होता है और उसे डेल और मिस्टर जिंगल्स नाम के चूहे के साथ बांटकर खाता है। वॉर्टन सोचता है कि जॉन उसे भी ब्रेड देगा। जॉन ब्रेड का थोड़ा सा हिस्सा अपने पास बचाकर रख लेता है। कुछ समय बाद वॉर्टन पर्सी पर हमला कर देता है। वह अपनी कोठरी की सलाखों से हाथ बाहर निकालकर पर्सी का गला घोंट देता है। पर्सी डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर देता है। डेल ये देखकर पर्सी का मजाक उड़ाता है और जोर से हंसता है। पर्सी डेल की हंसी से नाराज हो जाता है और उसे सजा देने का फैसला करता है। वॉर्टन को एकांत कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन गार्ड डेल को उसकी फांसी का समय बता देते हैं। डेल अधिकारियों से प्रार्थना करता है, मेरे मरने के बाद मेरे चूहे का ध्यान रखना। पॉल और ब्रूट्स डेल को आश्वासन देते हैं, हम चूहे को सर्कस में भेज देंगे। उसी समय मिस्टर जिंगल्स यानी चूहा कोठरी से बाहर भाग रहा होता है। क्रूर पर्सी अपने पैर से उस चूहे को बुरी तरह कुचल देता है, क्योंकि डेल क्रूर पर्सी के बीच में पेशाब करने वाली घटना पर हंसा था। डेल यह देखकर गहरे सदमे में चला जाता है। तभी जॉन काफी पॉल को निर्देश देता है, मिस्टर जिंगल्स को उठाकर मेरे हाथ में रख दो। जॉन काफी उस मरे हुए चूहे के ऊपर फूंक मारता है और जॉन का हाथ तेजी से चमकने लगता है। मिस्टर जिंगल्स फिर से जिंदा होता है और भागकर डेल के पास चला जाता है। वहां मौजूद सभी अधिकारी यह घटना देखकर हैरान रह जाते हैं। अब एक बरसात वाली रात में डेल की फांसी का वक्त आ जाता है। गार्ड डेल को ले जाकर बिजली की कुर्सी पर बैठाते हैं। पर्सी जानबूझकर स्पंज को पानी में गीला नहीं करता। पॉल की नजर फर्श पर जाती है और वहां पानी की कोई बूंद नहीं होती। पॉल को शक होता है और वह फांसी रोकने के लिए मन ही मन सोचता है, लेकिन क्रूर पर्सी तुरंत अधिकारी को लीवर खींचने का इशारा कर देता है। बिजली चालू होती है और डेल दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वॉर्टन अपनी कोठरी के अंदर पागलों की तरह चिल्ला कर गाना गाने लगता है। जॉन अपनी कोठरी में डेल का सारा दर्द महसूस करता है। जॉन काफी की शक्तियां फिर से काम करने लगती हैं। तभी मिस्टर जिंगल्स जॉन के हाथ से छूटता है और दूसरी कोठरी में छिप जाता है। डेल की मौत की सजा देखने आए लोग डेल को जलता देखकर डर जाते हैं। तभी ब्रूट्स पॉल को बिजली बंद करने के लिए कहता है। पॉल मना करता है और बताता है, बिजली बंद करने से डेल को और ज्यादा दर्द होगा। डेल के शरीर में आग लग जाती है। पर्सी डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। पॉल पर्सी को पकड़कर घुमाता है और उसे डेल की हालत देखने पर मजबूर कर देता है। फांसी खत्म होती है और क्रूर पर्सी पॉल से झूठ कहता है, मुझे नहीं पता था कि स्पंज गीला होना चाहिए। ब्रूट्स गुस्से में अपना हाथ उठाता है और पर्सी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वार्डन हाल वहां पहुंचता है और पूछता है, यहाँ क्या हुआ? पॉल वार्डन को बताता है, ये सब पर्सी की नासमझी की वजह से हुआ है। पॉल पर्सी के वादे को याद दिलाता है और कहता है, अब पर्सी को ब्रायर रिज जाना होगा। पॉल वापस अपने ब्लॉक में पहुंचता है। जॉन काफी पॉल को बताता है, मैंने डेल का सारा दर्द महसूस किया है। जॉन आगे कहता है, मिस्टर जिंगल्स यानी चूहे ने भी मेरे जरिए उस दर्द को महसूस किया। अगले दिन पॉल और जेन वार्डन हाल के घर जाते हैं ताकि वे उसकी पत्नी मेलिंडा से मिल सकें। हाल पॉल को जानकारी देता है, मेरी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही है और वह पहले जैसी नहीं रही, जल्द ही मरने वाली है। मेलिंडा बहुत गालियां देती है और हमेशा भ्रम की स्थिति में रहती है। घर वापस आने के बाद उसी रात पॉल जेन से कहता है, मैं बाकी गार्ड्स को अपने घर बुलाना चाहता हूँ। अगले दिन सभी गार्ड पॉल के घर पहुँचते हैं। पॉल उनसे जॉन द्वारा मिस्टर जिंगल्स चूहे को ठीक करने के बारे में उनकी राय पूछता है। पॉल उन्हें यह भी बताता है, मेरा इन्फेक्शन भी जॉन की शक्ति की वजह से ही ठीक हुआ था। इसके बाद पॉल उनके सामने एक योजना रखता है। पॉल कहता है, हम जॉन को चुपके से जेल से बाहर निकालेंगे और वार्डन हाल के घर ले जाएंगे ताकि वह मेलिंडा को ठीक कर सके। गार्ड शुरू में इस योजना से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे किसी कैदी को बाहर ले जाते हुए पकड़े गए तो उन्हें जेल की सजा हो जाएगी और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पॉल उन्हें यकीन दिलाता है, यह मिशन पूरी तरह गुप्त रहेगा और कैदी वॉर्टन या क्रूर पर्सी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। पॉल एक ड्रिंक तैयार करता है और उसमें नींद की गोलियां मिला देता है। वह ड्रिंक कैदी वॉर्टन को पीने के लिए दे देता है। गार्ड पर्सी को पकड़ते हैं और उसे उसके कामों की सजा के तौर पर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। वे जॉन की कोठरी का दरवाजा खोलते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही वे जेल से बाहर निकलने वाले होते हैं, नशे में धुत कैदी वॉर्टन जॉन काफी का हाथ जोर से पकड़
लेता है। जॉन कॉफी को तुरंत वॉर्टन के द्वारा किए गए सारे अपराध दिखाई देने लगते हैं। पॉल आगे बढ़ता है और वॉर्टन के हाथ से जॉन का हाथ छुड़ा लेता है। पॉल जॉन को जेल से बाहर निकालता है और अपने ट्रक में बैठा लेता है। वे सभी ट्रक में सवार होकर वार्डन हाल के घर की तरफ निकल जाते हैं। वे वार्डन हाल के घर पहुंचते हैं और हाल अपनी शॉट गन निकालकर उन्हें धमकाता है। हाल को लगने लगता है कि जेल में कोई दंगा हुआ है या कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल वार्डन हाल के पास जाता है और धीरे धीरे उसे पूरी बात समझाकर शांत कर देता है। जॉन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और मेलिंडा के चेहरे के पास पहुंचता है। जॉन काफी मेलिंडा के पास बैठकर बोलता है, मैंने इसका रोग ढूंढ लिया है। मेलिंडा के मुंह से एक अजीब सी चीज निकलती है और वह सीधे जॉन के मुंह के अंदर चली जाती है कि तभी कमरे की रोशनी अचानक बहुत तेज हो जाती है और वहाँ एक छोटा सा भूकंप आता है। जॉन जोर से खांसता है और पीछे की तरफ फर्श पर गिर जाता है और मेलिंडा से उसका संपर्क टूट जाता है। मेलिंडा तुरंत एक सुंदर लड़की की तरह दिखने लगती है। वह अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है और उसे अपनी बीमारी या एक्सरे के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वार्डन हाल अपनी पत्नी को ठीक होता देखता है और खुशी के मारे रोने लगता है। तभी फर्श पर पड़ा हुआ जॉन फिर से खांसता है, लेकिन इस बार जॉन उन कीटाणुओं को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाता। मेलिंडा उपहार के रूप में जॉन कॉफी को अपने गले से उतारकर सेंट क्रिस्टोफर हीलर का एक पेंडेंट गले में पहनाती है। इसके बाद वे सभी लोग जॉन को लेकर वापस जेल लौट आते हैं, लेकिन जॉन अभी भी बहुत कमजोर और अस्वस्थ रहता है। डीन पॉल के पास आता है और बताता है कैदी वॉर्टन को लगभग होश आ गया है। इसके बाद गार्ड क्रूर पर्सी को स्टोर रूम से बाहर निकालते हैं और उसका व्यवहार काफी गुस्से में रहता है। पॉल पर्सी के पास जाता है और उसे सलाह देता है इस बात को भूल जाए, क्योंकि हम किसी को नहीं बताएंगे तुमने बीच में पेशाब कर दिया था। बदले में तुम भी मुंह मत खोलना। पर्सी जवाब देता है मैं इस बारे में सोचूंगा, जबकि बाकी सभी गार्ड अभी भी पर्सी को लेकर चिंतित रहते हैं। पर्सी कहता है मैं एक दिन इस घटना का जिक्र जरूर करूंगा और वह वहां से आगे बढ़ने लगता है। पर्सी जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी जॉन काफी सलाखों के बीच से अपने हाथ बाहर निकालता है और पर्सी को पकड़ लेता है। जॉन काफी पर्सी को खींचकर अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा देता है और अपना मुंह खोलकर सभी कीटाणु सीधे पर्सी के मुंह के अंदर छोड़ देता है। इसके बाद जॉन काफी क्रूर पर्सी को छोड़ देता है और पर्सी पूरी तरह बेजान हो जाता है, जैसे अब बीमारी उसके अंदर आ गई हो। पर्सी सीधे बाहर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, पर जब कैदी वॉर्टन पर्सी को देखता है और उसे फिर से पेशाब का ताना मारता है कि तभी पर्सी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। पर्सी अपनी गन बाहर निकालता है और वॉर्टन की छाती पर गोली चला देता है। बाकी गार्ड दौड़ कर आते हैं और पर्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पर्सी गिर जाता है और जोर से खांसते हुए काले बीजाणुओं का आखिरी हिस्सा अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। पॉल जॉन के पास जाता है और उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? जॉन जवाब देता है कैदी वॉर्टन और क्रूर पर्सी बुरे आदमी थे, इसलिए मैंने उन्हें इसकी सजा दी। जॉन पॉल से कहता है तुम्हें खुद देखना चाहिए और वह अपना हाथ पॉल की तरफ आगे बढ़ा देता है। दूसरे गार्ड पॉल को जॉन का हाथ पकड़ने से मना करते हैं, लेकिन पॉल उनकी बात नहीं मानता और जॉन का हाथ पकड़ लेता है। अचानक पॉल के दिमाग में कैदी वॉर्टन की यादें चलने लगती हैं और जॉन काफी बताता है। वॉर्टन एक फार्म पर काम करता था और वहीं वे दोनों लड़कियां भी रहती थीं जिनके कत्ल का इल्जाम मेरे पर लगा है। एक रात वॉर्टन चुपके से उन लड़कियों के कमरे में घुस जाता है और उनका अपहरण कर लेता है और वह उन लड़कियों को धमकी देता है। वॉर्टन कहता है अगर एक चीखी तो मैं दूसरी को मार दूंगा। कि तभी पॉल को सच्चाई समझ आ जाती है कि उन्हीं दो लड़कियों के मर्डर के लिए जॉन कॉफी को गलत तरीके से सजा मिली है। जॉन की यादों के जरिए पॉल साफ देखता है कि कैदी वॉर्टन ने ही उन दोनों लड़कियों को मार डाला था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करती थीं। ये सब दृश्य देखकर पॉल पूरी तरह हिल जाता है और परेशान हो जाता है। ये सदमा पॉल को थका देता है और तभी वार्डन हाल और पुलिस वाले जेल में पहुंच जाते हैं, जहां पर्सी जिंदा लाश की तरह होता है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो उसने क्या किया। पुलिस जांच पूरी करती है और वार्डन हाल पॉल से कहता है मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की पूरी मदद करूंगा। वार्डन हाल कहता है चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी ही क्यों ना खोनी पड़े। वार्डन हाल पॉल से पूछता है क्या यह सब मेरे घर पर हुई घटना से जुड़ा है? पॉल इस बात से साफ इनकार कर देता है और पुलिस क्रूर पर्सी को गिरफ्तार कर लेती है। पर्सी को उसी मानसिक अस्पताल में भेजा जाता है जहां उसे पहले नौकरी करनी थी। पर्सी को ठीक उसी कमरे के अंदर रखा जाता है जहां से उसने कैदी वॉर्टन को उठाया था। पर्सी को अब अपनी पूरी जिंदगी वहीं बितानी होती है और दूसरी तरफ पॉल उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे जॉन कॉफी के निर्दोष होने की सच्चाई पता चल चुकी होती है। उस रात पॉल अपनी पत्नी जेन से बात करता है और जेन उसे सलाह देती है तुम जॉन से बात करो और जानो कि वह खुद क्या चाहता है। अगले दिन पॉल और बाकी गार्ड जॉन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम रिहा होना चाहते हो? जॉन कहता है मैं भागना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं
नहीं डालना चाहता, क्योंकि कानून और सरकार की नजरों में मैं अभी भी एक कातिल हत्यारा ही हूँ। पॉल जॉन कॉफी से पूछता है, मैं भगवान के सामने एक निर्दोष आदमी को फांसी देने की बात को कैसे सही ठहरा सकता हूँ। जॉन कॉफी पॉल को शांत करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो। जॉन कॉफी बताता है, ठीक करने की शक्ति के साथ मैं अपने आसपास के हर इंसान का दर्द भी महसूस करता हूँ, और मैं अब इस दर्द और अंधेरे में जीना नहीं चाहता। अब फांसी की सजा ही मेरे लिए मुक्ति है। जॉन कॉफी कहता है, मेरे लिए फांसी एक तरह की दया होगी, भले ही मैंने कोई अपराध ना किया हो। फांसी का समय पास आता है और पॉल जॉन से पूछता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जॉन कॉफी पॉल को बताता है, मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी, मैं अब एक फिल्म देखना चाहता हूँ। पॉल और गार्ड एक फिल्म प्रोजेक्टर और एक फिल्म लेकर आते हैं। ये वही फिल्म होती है जो बूढ़ा पॉल कहानी की शुरुआत में देखकर रोने लग गया था और बुढ़िया को कहानी सुनाने लग गया था। फिल्म शुरू होती है और फिल्म में फ्रेड अस्टेयर नाम का पात्र हेवन गाने पर डांस कर रहा होता है और जॉन कॉफी हैरानी के साथ स्क्रीन की तरफ देखता रहता है। जॉन की फांसी का दिन आ जाता है और पॉल आगे बढ़ता है और जॉन के गले से उसका पेंडेंट उतार लेता है। पॉल जॉन कॉफी से कहता है, मैं तुम्हारे मरने के बाद ये पेंडेंट वापस तुम्हारे गले में डाल दूंगा। पहरेदार जॉन को पकड़कर ऑडिटोरियम के अंदर ले जाते हैं और जॉन कॉफी कहता है, ये सभी लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है लड़कियों को मैंने मारा है। दर्शकों के बीच उन मारी गई लड़कियों के माता पिता भी बैठे होते हैं जो जॉन कॉफी को गालियां देने लगते हैं, पर ब्रूट्स जॉन के पास जाता है और कहता है, हम तुमसे नफरत नहीं करते, तुम सिर्फ हमारी तरफ ध्यान लगाओ। गार्ड जॉन को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं और उनके आंसू बहने लगते हैं। जब गार्ड जॉन कॉफी का चेहरा ढकने लगता है तो जॉन कॉफी कहता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो पॉल गार्ड को जॉन कॉफी की बात मानने का हुक्म देता है। पॉल दोबारा चेक करता है कि स्पंज पूरी तरह से गीला है या नहीं और वह जॉन के सिर पर कैप लगा देता है। पॉल एक कदम आगे बढ़ाता है, वह जॉन कॉफी से हाथ मिलाता है, पर जब पॉल ने कॉफी का हाथ पकड़ा तो पॉल को एक आवाज सुनाई दी। जॉन कॉफी मन ही मन कहता है, उसने बच्चियों को प्यार की आड़ में मार डाला और ऐसे ही सही दुनिया कर रही है। पॉल एक कदम पीछे होता है और अधिकारी को कुर्सी चालू करने का आदेश दे देता है। कुर्सी चालू होती है और जॉन की मौत हो जाती है। इसके बाद पॉल व पेंडेंट जॉन कॉफी को वापस पहना देता है। इसके बाद पॉल और ब्रूट्स छोड़ देते हैं। जॉन की मौत के बाद पॉल और ब्रूट्स दोनों एक युवा सुधार गृह में अपना तबादला करवा लेते हैं। बाकी सभी गार्ड ग्रीन माइल पर अपना काम करते रहते हैं। कहानी वापस वर्तमान में आती है और एलन पॉल की बातें सुनती है कि तभी एलन को लगता है कि पॉल की कहानी बहुत अजीब है। पॉल एलन को अपने साथ उसी पहाड़ी के ऊपर वाले घर की तरफ ले जाता है जहां वो रोज सवेरे जाता है। वहां एलन घर के अंदर मिस्टर जिंगल्स को जिंदा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती और उसे वही चूहा दोबारा मिल जाता है जिसे पॉल तब से अपने पास रखे हुए होता है। पॉल एलन को बताता है, मैं एक 108 साल का हो चुका हूँ और शायद मिस्टर जिंगल्स को लंबी उम्र मिलना एक एक्सीडेंट था। वॉर्टन की मौत के बाद पॉल मानता है, यह मेरी सजा है कि मैंने ईश्वर का एक सच्चा चमत्कार देखा था। पॉल कहता है, अब मुझे जीते रहना होगा और सभी अपनों को, यहाँ तक कि तुम्हें भी बूढ़ा होते और मरते हुए देखना होगा। पॉल बताता है, मेरी खुद की मौत आने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों से ज्यादा जी चुका हूँ। हाल मेलिंडा, पॉल की पत्नी और उनका बेटा, इन सभी के अंतिम संस्कार में पॉल अकेला मौजूद था। पॉल सोच में पड़ जाता है कि उसके पास जीने के लिए और कितना समय बचा है, जबकि ये चूहा ही मर नहीं रहा है। पॉल कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं जरूर मरूंगा। पॉल एलन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन अगर भगवान एक छोटे से चूहे की उम्र इतने सालों तक बढ़ा सकता है तो आखिर मुझे और कितने साल जीना होगा। अंत में एक दिन एलन भी मर जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।